हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्टोरी स्टार्ट में एम्परर वो आइजैक से बोलते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स वो तो बिल्कुल लोसन सा है। और तब उसने लोसन दिख रही थी आइजैक के अंदर उसको। और तब आइजैक वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो मैं हिज मैजेस्टी से मिलकर मेरा ऑनर है। और हिज मैजेस्टी वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि जिस प्राउड के साथ तुमने स्वॉर्ड को होल्ड कर रखा है मेरे सामने, ये बिल्कुल उसी की तरह है। और तब तो आइजैक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है हाँ, ये स्वॉर्ड जो उन्होंने मुझे दी थी। और तब तो ये वही स्वॉर्ड थी जो कि एम्परर ने लेडी लोशन को दी थी। और तब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एम्प्रेस कॉन्सर्ट के लिए एक स्वॉर्ड गिफ्ट में देना ये तो अनसुटेबल है। लेकिन जो लेडी लोसन का टाउन था, होम टाउन टेशन पेनिसुला, वो तो आयरन डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस था। और तब सब अगर आप सोचते हैं इस फैक्ट्री में कि एक वुमन वो शॉर्टमैनशिप में स्किल्ड है, तो ये उसके लिए एक वर्दी गिफ्ट है। और तब एम्परर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम तो सच में लोसन के बेटे हो। फिर कुछ देर बाद मेट्स आपस में बातें कर रही थी, क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी? मैंने सुना वो ब्लैक आई वाला लड़का वो एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट के ब्लड लाइन से है। द एम्परर ने उन्हें ऑलरेडी एक्नॉलेज कर दिया है। और तब तो डिलोला वो वहाँ पे सोचती है कि ये सच में अच्छी शुरुआत थी जैक। और तब हमें एल्विन टेरिटरी के बारे में कुछ बताया जाता है कि डिलोला वो उस टेरिटरी की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने पूरी लाइफ अपने एल्विन फैमिली के हेड बनने की पढ़ाई करी। लेकिन सिर्फ 16 साल बाद उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया, तब फाइनली उसे एल्वियन सक्सेसर की पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। और तब उसके फादर एंड मदर जो कि उस टेरिटरी को बिलोंग करते थे, उसकी पूरी लाइफ जो था उसको किसी और को दे दिया गया वो पोजीशन। सिमिलर सी बात है कि सीधी सी बात वो ये कहना चाह रही है कि उसने पूरी लाइफ अपनी एल्वियन टेरिटरी के सक्सेसर के लिए पढ़ाई करी, लेकिन जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसके पोजीशन से उसको हटा दिया गया। और वो सारा प्यार और जो भी दुलार था और वो सारी पावर उसके भाई को मिली। और तब डेलोला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो इन सब चीज़ों से थक गई और उसने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी करेगी हर एक चीज़ के बारे में। हालांकि एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश मिली और तब वो उससे उसी बेहोशी वाली हालत में उसे उसके घर लेकर गई और तब वहाँ वो उसके बेटे से मिली। तब वहाँ पर एक इंसान चिल्लाते हुए आया था, मॉम। और ये इज़ैक था। और उसे देखकर डेलोला बहुत शॉक थी और इज़ैक और डेलोला की फर्स्ट मीटिंग ऐसी थी। और तब वो लेडी वो जो बेहोश थी वो कहती है, आइजैक नहीं, मेरे हाइनेस प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रही हूँ। और उस वक्त उसने आइजैक के जितने भी सीक्रेट थे वो सब कुछ डेलोला के सामने बोल दिया और फिर वो मर गई। और तब डेलोला और आइजैक दोनों उसे ऐसे हालत में देख रहे थे और आइजैक वो तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और तब आइजैक एक्चुअली में वो एम्परर वेल्दियन और प्रिंसेस ल्यूसेन का बेटा था। और तब हमें पता चला कि वो जो ओल्ड वुमन थी वो एम्प्रेस ल्यूसेन की मेड थी जिस पर एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा भरोसा था। और अपने बेटे को बड़ा करने के लिए उसने अपने दासी को अपने बेटे को लेकर भाग जाने को कहा था। और तब हम देखते हैं कि उसकी जो मेड थी जिसने इज़ैक को पाला था वो कह रही थी कि प्लीज़ योर हाइनेस आइजैक पैलेस वापस जाइए। मैं बिलीव करती हूँ कि एम्परर आपको ज़रूर पहचान लेंगे। और तब तो इज़ैक की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और न कहने के साथ ही वो मेड चल बसी। और तब तो हमारा इज़ैक रोए जा रहा था और वो सोचता है कि यहाँ से क्या चल रहा है, मैं एक प्रिंस हूँ, बकवास। और तभी डेलला वो कहती है, अगर आप ऐसे ही पहले से अकेले गए तो आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। और उसकी आवाज़ सुनकर तो इज़ैक पूरा शॉक होती है कि इस मेड के गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास रॉयल्टी होने का कोई सबूत नहीं बचा। वैसे भी रॉयल फैमिली में एक रॉयल फैमिली के मेंबर होने का दिखावा करना उसकी पोटेंशियल सज़ा है मौत। लेकिन तुम्हारे लिए ये सीक्रेट एक छोटी सी जगह पे छुपा के रखना और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे। और तब वो बड़े ही क्रीपी वे में हमारे इज़ैक से बोलती है, मुझे तुम्हारे लिए सच को बाहर लाने दो। और तब इज़ैक को चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? तब हमारी जो डिलोला होती है उसके फेस को करती है और कहती है कि तुम अब दो धाराओं के बीच में खड़े हो, तो तुम्हें सही चुनाव करना होगा, या तो तुम एम्परर बन के जियो या फिर एक दुखद मौत मरो। और तब तो वो कहती है, इज़ैक मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपनी एम्प्रेस बनाओगे और मैं तुम्हें एम्परर बनने में मदद करूंगी। और फिर तब वो उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ सालों तक इज़ैक ने उसकी बात को मान ली थी। और तब हमारी डेलोला वो उसको तैयार कर रही थी और इज़ैक जो कि बिना जाने बड़ा हुआ कि वो एक प्रिंस है, उसने कैपिटल में जाकर डिलोला के साथ कुछ मंथ तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग करी और वो भी सिर्फ और सिर्फ एम्परर बनने के लिए। और तब हम सीन करंट में देखते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा था कि प्लीज़ इस तरफ जाएं। और अब वो बोलते हैं कि मेरा हाइनेस प्रिंस इज़ैक। और तब हम देखते हैं कि इज़ैक वो सोच रहा था कि ये जिस तरह से मुझे एड्रेस कर रही है मुझे फेमिलियर नहीं लग रहा। और वो सोचती है कि जब मैं यंग था तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो भिखारियों की तरह अपने पूरे जीवन भर जिएंगे। और जब उन्हें पता चला कि मैं एक रॉयल मेंबर हूँ तो वो मुझे चमकता हुआ सोना समझने लगे। और वो सोचते हैं कि वो लोग बिलीव करने लगे कि गॉड वो होता है। और तब
अज़ैक को सोचा था, मुझे लगा कि मेरी लाइफ वो अपोजिट है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मेड वो कहती है कि तुम बाहर रुको और मेरा वेट करो। और तभी हम देखते हैं कि डिलोला वो उसे अंदर बुलाती है कि अंदर आ जाइए योर हाइनेस। और फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि महल के हर कोने कोने में तुम्हारे बारे में ही बस बातें हो रही हैं। और तब तो इज़ैक वो कहता है, क्या सम्राट के पुत्र के रूप में पहचाना जाना इतना आसान है? तब तो डिलोला आराम से चाय पीते हुए कहती है, प्रिंस इज़ैक, अगर तुम्हारा पहचाना जाना ये गोल होता तो ये इतना आसान थोड़ी ना होता। इससे ज़्यादा तो तुम उस कंट्री साइड पुअर जगह में रहकर खुश होते। तुम्हें यहाँ रहने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें सरवाइव करना ही पड़ेगा। और तब वो कहती है कि एम्परर बनना यहाँ तक आने से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। और तब वहाँ पे कोई भागते हुए आ रहा था और उस चीज़ को देखकर वो लोग भी शॉक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्रेस लुइसिन आई थी। और तब वो लोग बातें कर रहे थे कि वो कौन है। और तब डिलोला वो कहती है, ये एम्पायर की थर्ड एम्प्रेस है और तुम्हारी बर्थ मदर। और तब एम्प्रेस वो कहती है, इज़ैक, क्या तुम सच में इज़ैक हो? और इज़ैक भी अपनी जगह से उठ गया था और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। और वो उसके सीधे आके गले लग जाती है और कहती है, मेरे बेटे तुम सच में जिंदा हो। और वो उसे गले लगाती कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम इस तरह बड़े हुए। और तब हमें बताया जाता है कि ये एम्प्रेस लुसेन है। जब तक कि वो इज़ैक के बाहों में थी वो रो रही थी, क्योंकि वो ऐसा इसलिए रो रही थी क्योंकि वो उसे बहुत सालों बाद मिली थी और उसने उसे तब देखा था। लेकिन इज़ैक, उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। और तब डिलोला वो उसे अपना हैंकरशिफ देती है। और तब एम्प्रेस वो कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम एल्वेनिस हो ना? और तब वो कहती है कि मेरा इज़ैक अगर अकेला था, लेकिन तुमने ज़रूर उसे यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, है ना? और डिलोला वो मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करती है और कहती है, नहीं योर हाइनेस, बल्कि वहाँ उन्हें तो यहाँ तक लाने में मुझे सम्मान महसूस हुआ, ये मेरा ऑनर था। और वो कहती है, यहाँ तक कि हम भले ही दूर के रिश्तेदार हों, लेकिन फिर भी हम अभी भी फैमिली हैं। और तब एम्प्रेस वो कहती है, क्या फैमिली? और तब एम्प्रेस से वो डिलोला कहती है कि हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर गैब्रेटा सेल टेरिसन थे और सेम टाइम पे एवेलियन और एम्पायर टेरिसन के बीच लेन देन की एक्टिविटीज़ वो तब फूल फल रही थी। और मेरी फैमिली को इस बात पे गर्व था कि वो टेरिसन फैमिली की प्रिंसेस से शादी कर पाए। हालांकि मुझे अभी भी याद है कि ये ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम। और ये एम्प्रेस बोलती है। और उसको ऐसे बात करते हुए देखकर इज़ैक सोचता है, क्या हमने तो इस बारे में कभी भी उसे बात करते हुए नहीं सुना? और तब एम्प्रेस वो कहती है, ओह सच में, एल्वियंस? और तब डिलोला वो मुस्कुराती है और तब वो कहती है, हालांकि ये टेरिटरी ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसका बहुत सारा हिस्सा बहुत ही रेड है, इसलिए यहाँ की लैंड को कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूली क्राउन एम्परर वो अभी भी आए और उन्होंने यहाँ पे अपना पैर रखा, इस वजह से उसे रेड लैंड कहा जाने लगा। लेकिन मैंने सुना है कि एम्परर भी उसे हैंडल करने का प्लान नहीं रखते। और उस समय पर अलेक्जेंडर का सिविल वॉर शुरू हुआ था और जो पैलेस के अंदर के मुद्दे थे वो भी सुलझ चुके थे। और इस टाइम पे भले ही वो एरिया बहुत ही छोटा हो, लेकिन वहाँ पे अब सिटीजन्स रहने लगे हैं। और हालांकि ये एरिया थोड़ा छोटा है, पर यहाँ की आयरन मिनिस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है। और मैंने इस जगह को थोड़ा विजिट भी किया है एक बार। तब तो उसकी वजह सुन के डिलोला मुस्कुरा रही थी और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए एम्प्रेस और वो मेड देख रहे थे। वो लोग तो बड़े हैरान थे। और तब डिलोला वो झुकती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली वो सर्वाइव करेगी और मेरी फैमिली वो नष्ट नहीं होगी। ये भले ही थोड़ा क्रूड लग सकता है, लेकिन ये मेरी फैमिली का स्टेटमेंट है। और तभी एम्प्रेस वो कहती है, इज़ैक, तुम्हारा सच में शेफ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि मैं तुमसे अभी चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन तुम्हें ये सब बहाने लगेंगे, लेकिन मेरा सच में ये बेस्ट डिसीजन था तुम्हें दूर भेजने का और मैं तुम्हें जीवित रख पाई। और तब इज़ैक वो अपने मन में बहुत सारे सवाल सोच रहा था। एक्चुअली इज़ैक उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने मुझे अबैंडन क्यों किया? अगर आपको मुझे अबैंडन करना ही था और मेरी परवाह नहीं थी, तो फिर आपने मेरे पास उस फायरवर्ड का मार्क क्यों छोड़ा विटनेस के रूप में और मुझे वापस क्यों बुलाया? और जब मैं यहाँ आया तो किसी ने मुझे यहाँ से भाग जाने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या होगा अगर मैं सच में एम्परर बन गया? मुझे अपनी माँ के साथ क्या करना चाहिए जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया? लेकिन फिर भी इज़ैक ये सब कुछ नहीं कहता अपनी माँ से, बस वो ये सब चीज़ें अपने दिल में ही रख लेता है और बस इतना कहता है, बिल्कुल। और तब वो कहती है कि तुमने अच्छा काम किया योर हाइनेस, और तुम्हें सच में सिर्फ नेसेसरी चीज़ें कहने की ज़रूरत थी। और तब इज़ैक वो कहता है डिलोला, और डिलोला वो मुस्कुराती है और इज़ैक वो कहता है, मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। हालांकि क्या तुम मुझे पहले की तरह इज़ैक बुला सकती हो? तो डिलोला उसकी तरफ देखती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है, अगर तुम पहले की तरह लेम बने रहना चाहते हो तो तुम अपनी उस शैवी सी जगह में एल्विनस में जाते क्यों नहीं हो और जाके वहीं जाके जियो मेरे योर हाइनेस। और इस बात से तो इज़ैक पूरा शौक था। और फिर डिलोला वहाँ से जाने लगती है, कहती है, चलो
अब तुम थोड़ा आराम कर लो योर हाइनेस। और मनीमन सोचती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है इज़ैक अपना रोल अच्छे से निभा रहा है या नहीं। हालांकि उसके पास रेड आइज नहीं है, लेकिन ऑर्बन के साथ एम्परर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और तब तक वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रिंस इज़ैक के हाथों में ऑर्बन होगा और वो जनता के सामने खड़ा होगा एक ब्लैक आइड प्रिंस के रूप में। और तब उसने तो इज़ैक को सबके सामने एक क्राउन प्रिंस के रूप में इमेजिन भी कर लिया था। और वो सोचती है और काइल अपने हाथ से सब कुछ छूट जाने की फीलिंग से सफ़र करेगा। और उसका ब्रदर इज़ैक जो कि ब्लैक आइज के साथ है, उसे वो सब मिलेगा, जनता का पूरा प्यार और सपोर्ट। और तब तो उसने हमारे काइल को हर्ट करने का पूरा तरीका सोच लिया था। और वहीं दूसरी ओर हमारी हीरोइन वो रो रही थी, अरे नहीं मैं ऐसे नहीं रो सकती। और वो तो बिल्कुल रो जा रही थी और थियो उसे देखकर अजीब सोच रहा था। और तब हमारी हीरोइन वो सोचती डैम इट, मैं ये इतना डार्क पार्ट कैसे भूल गई इस स्टोरी का। और मैंने तो कसम खाई थी ना कि मैं काइल की हैप्पीनेस को वापस लेकर आऊंगी। और हमारा थियो उसे शांत करवा रहा था कि शांत हो जाओ जो। और तब तो हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं अपने साथ स्वैगरिंग रखती थी क्योंकि मेरे अंदर हॉर्स को टेम करने का टैलेंट था, लेकिन मैं इस प्लॉट के बारे में कैसे भूल गई। और तब तो उसका मोबाइल वो बोल रहा था तुम्हें मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और तब तो वो सोते हुए सोचती है क्या होगा अगर काइल हर्ट हो गया, मैं आखिर उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंसू कैसे देख पाऊंगी, मैं उसे रोते हुए कैसे देख पाऊंगी। और तब तो थियो उसके पास बैठकर कहता है तुम्हें क्या हो गया है जो, क्या तुम्हें सैड फील करवा रहा है। और तब तो हमारी हीरोइन वो उसकी तरफ देखती है और कहती है थियो तुमने कहा तुम्हारा भाई यहाँ काम करता है ना। तो हमारा थियो वो बहुत पसीने पसीने हो रखा था और हमारी हीरोइन वो उससे कहती है क्या तुम्हारा भाई यहाँ कोई इंपॉर्टेंट जॉब करता है, और इसी वजह से वो लोगों को कैसल में ला सकता है, आखिर तुम्हारा भाई यहाँ कैसल में कितने टाइम से काम कर रहा है। और तब तो हमारा थियो घबराते हुए बोलता है मेरे ख्याल से 20 साल से। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है। हमारी हीरोइन हमारे थियो से बोलती है क्या तुमने प्रिंस काइल के बारे में कुछ नहीं सुनी। तो थियो हमारा कहता है हाँ मैंने सुना वो वापस आ रहा है। हमारी हीरोइन सोचती है कि अगर उसका भाई यहाँ काम करता है कैसल में तो हो सकता है वो असिस्टेंट रूम में काम करता हो, तो मैं उसके जरिए अपने वर्ड्स रंजी तक पहुँचा सकती हूँ ना। इतना सोचकर वो थियो का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है थियो। और थियो तो घबरा जाता है और हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम मेरे वर्ड्स असिस्टेंट रूम तक बेंजी तक पहुँचा दोगे, जब वो वापस आएगा कैसल में तो तुम मुझसे जरूर कहना, पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आए अपने भाई से प्लीज़, ये मेरे लिए ज़रूर कह देना प्लीज़ प्लीज़। और इस बात से तो थियो हैरान था, वो कहता क्या बेंजी। और तब वो हमारी हीरोइन को बेंजी को अलग पोजीशन में इमेजिन करता है जहाँ पे हमारा बेंजी वो कहता है मुझे माफ़ कर देना मैं लेट हूँ। और हमारी हीरोइन रोते हुए कहती है कि तुम स्टूपिड, मैं कितनी अकेली थी तुम्हें पता है। और तब हमारी हीरोइन वो से कह रही थी ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कुछ एक इमरजेंसी न्यूज़ उसे बतानी है। और तब हमारा थियो तो कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस वो इतना सोचता है क्या बेंजी के साथ, लेकिन मैंने क्लियरली सुना था कि वो मेरे भाई को डेट कर रहा है। और तब तो वो अपने इमेजिनेशन में कुछ गलत ही सोच रहा था, वो सोचता है क्या वो दोनों से प्यार करता है। और तब तो हमारी हीरोइन ने बेंजी और काइल दोनों को गले लगा रखा था और उसे बोल रही थी कि मेरे पास आ जाओ मेरे दोनों बेबीज। और तब तो हमारा थियो बहुत गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा से कांपते कहते हे जो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो गद्दार हो, ये गद्दारी है। और हमारी हीरोइन तो शॉक हो गई थी, वो कहती है आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो। हाँ तब तो हमारा थियो वो गुस्सा करते कहता तुम कह रहे थे तुम मेरे भाई को डेट करते हो, अरे नहीं तुम कह रहे थे तुम क्राउन प्रिंस को डेट कर रहे हो और अब तुम बेंजी को भी डेट कर रहे हो। तब तो हमारी हीरोइन वो शॉक। और तब वो सोचती है कि ओ एम जी मैं इस तरह से गद्दार कैसे बन गई, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। और तब वो कहती है 1 मिनट मुझे सोचने दो। और तब वो कहती है तुम गलत हो, मैं तो सिर्फ योर हाइनेस को डेट कर रही हूँ, जो बेंजी को देख रही है वो जोसेफिना है ना कि जो। और तब तो हमारा थी वो कहता है क्या जोसेफिना वो कौन है। तब तो हमारी हीरोइन वो कहती है मेरी बहन मेरी ट्विन सिस्टर, वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती है। और तब हमारा थी वो शक करते हुए कहता है सच में ये पहली बार है जो मैंने ऐसा सुना है। हमारी हीरोइन घबराती कहती है ऑफ कोर्स। और तब हमारी हीरोइन वो सोचती है और इस बारे में सोचती हूँ तो बेंजी ने जब मेरे पहले बाल काटे थे तब मैं बेंजी के साथ ही जा रही थी। और तब हम देखते हैं कि वो कहती है अगर मैं उससे बेंजी से तुम पूछोगे ना कि वो मेरी बहन का नाम जानता है तो वो ज़रूर हाँ बोलेगा, वो सच में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और तब तो हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन ने कैसे बेंजी को परेशान करके रखा था। और तब हमारा थियो वो कहता है लेकिन जोसेफिना क्यों बेंजी को देख रही है। और तब हमारी हीरोइन वो घबराती कहती हाँ अब मुझे इसे क्या कहना चाहिए। और तब तो वो लोड कर रही थी अपने दिमाग में कि मुझे क्या बताना चाहिए। और वो मनी मन घबराते हुए कहती है अरे यार अगर मैंने एक रीज़नेबल रीज़न नहीं ढूंढा ना तो वो ज़रूर शक करेगा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले से अपने बचपन के बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखती। और तब हमारी हीरोइन वो घबराती थी एक्चुअली जोसेफिना और बेंजी वो डेट कर रहे हैं। और तब तो उसने हमारे थियो को ये बताया था कि वो और बेंजी डेट कर रहे हैं। और इस बात से हमारा थियो और हमारी जो दोनों की अजीब सिचुएशन हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर हमारा बेंजी जो अपनी तलवार शार्प कर रहा था वो रुक जाता है और उसे एक ठंडी हवा महसूस होती है, वो सोचता है मुझे एक ठंडी हवा महसूस हुई, ये क्या था। और हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की बात सुन के थियो वो कहता है तुम्हारी बहन जोसेफिना वो बेंजी को डेट कर रही है और तुम प्रिंस को डेट कर रहे हो। और ये बहुत ही फनी फैक्ट था गाइज। और तब हमारी हीरोइन वो घबराते हुए कहती है हाँ शायद हाँ नहीं ये बिल्कुल सही है। और तब वो सोचती है मनी मन कि अब मैं इस वक्त और कुछ नहीं सोच सकती, क्या उसे पता चल गया। और तब हमारा थियो वो घबराते हुए कहता है आखिरकार तुम दोनों
पैलेस में काम करते हुए एक नोबल पर्सन बेंजी और क्राउन प्रिंस को डेट कैसे कर सकती हो? और अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चल गया तो जो क्या करेगा? और तब हम देखते हैं कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और हमारी हीरोइन को कहती है थियो, और वो सोचती है कैसे पता चल गया। और तब तो हमारा थियो वो बड़ी प्यारी नज़रों से उसकी तरफ देखता है और कहता है हे जो, क्या किसी को इसके बारे में पता है? तब तो हमारी हीरोइन का दिल ही बाहर आ गया था और तब वो उसकी क्यूटनेस को देखकर बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है ओ माय गॉड कितना क्यूट है ये, और वो उसके बाल पे हाथ फेरते हुए कहती है नहीं नहीं सिर्फ स्पैरोज को इस बारे में पता है। और तब तो हमारे जो थियो था वो स्पैरो बन गया था और हमारा थियो कहता है क्या स्पैरो? और हमारी हीरोइन वो कहती है हाँ एक बर्ड है जिसकी मैं देखभाल करती हूँ, उसका नाम स्पैरो है। और तो हमारा थियो हमारी हीरोइन से कहता है क्या तुम एनिमल से बात करते हो? तो हमारी जो मतलब हमारी हीरोइन वो कहती है हाँ बिल्कुल। और इसके बाद सुन के तो थियो मुंह फुला लेता है और हमारी हीरोइन वो कहती है तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज को किसी से ना कहना, ठीक है ना? और तभी हम देखते हैं कि हमारा थियो वो हमारी हीरोइन के पैरों पे एक जोरदार किक करता है और हमारी हीरोइन तो जोर से चीखती है और वो सोचती है इस बच्चे को दूसरे लोगों को किक करना बहुत पसंद है ऐसा लगता है। और हमारा थियो मुंह फेरते हुए कहता है क्योंकि तुमने ये मुझे बताया दिया है तो अब तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो। और तब हमारी हीरोइन को कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ थियो, सो इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। तो प्लीज़ मेरे लवली थियो इस बात को किसी को मत कहना, ठीक है ना? और इस वजह से तो हमारा थियो ब्लश करने लग जाता है और वहाँ से जाते कहता है हाँ मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन वो सोचती है अब ये ठीक है। ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा सीरियस हो गई हैं और हमारे थियो तो अभी भी शर्मा रहा था। और हमारी हीरोइन मन में सोचती है कि लगता है अब सब कुछ ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद हम हमारे काय को देखते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट देखता है और सोचता है ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने सुना है कि लेडीशिप ने जो बच्चे को पैदा किया था जिसकी रेड आइज नहीं थी वो उसको पैलेस के बाहर छुपा दी थी कहीं, और अब वो रॉयल पैलेस वापस आ गया है। और तब तो वो उस डॉक्यूमेंट को बड़े ही सीरियस होकर देख रहा था और सोचता है कि मेरी माँ ज़रूर परेशान होंगी। तभी वहाँ पे भागते भागते थियो आता है जो चिल्लाता है भाई। और तब हम देखते हैं कि हमारा हीरो वो कहता है OMG क्या हो गया थियो? और तब तो थियो वो ज़ोर से हाथ मारता है बेंच में और कहता है भाई क्या ये बात सच है कि तुम और जो रिलेशनशिप में हो? और हमारा हीरो कहता है क्या जो? और वो सोचता है कि आखिरकार थियोडोर को जो के बारे में कैसे पता चला? और तब तो हमारा थियो कहता है हाँ हाँ वही जो कि अस्तबल में काम करता है जिसके वाइट हेयर हैं और वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक है। और तब हम देखते हैं कि हमारा हीरो मन ही मन सोचता है आखिरकार मैं और जो किस तरह के रिलेशनशिप में है, एक मिनट रुको तो। और तब वो अपने आप को जो को रिलेशनशिप में सोचता है जो और मैं उस तरह के रिलेशनशिप में। और तब तो वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, उसका मोरल डाउन हो गया था। और तब तो हम देखते हैं कि हमारा थियो वो उसे गिनाते हुए कहता है हाँ वो मुझसे बड़ा है, थोड़ा इम्पोलाइट है लेकिन सच में बहुत फ़नी है। और तब तो वो उसे बताता है कि उसके आसपास तो बहुत फ़न महसूस होता है और थोड़ा वो क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है, अरे नई नई बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसकी बातें सुन के तो हमारे प्रिंस के मुंह से उसकी आत्मा ही बाहर निकल जाती है। और तब तो हम देखते हैं कि जो वो कहता है थियो वो कहता है कि भाई तुम और जो सच में इस तरह के रिलेशनशिप में हो, ये सच है? और तब तो वो उसे हिलाते हुए कहता है नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है ना जो झूठ बोल रहा है ना। और हम देखते हैं हमारा प्रिंस उसकी आत्मा तो उसके शरीर को छोड़ के निकल चुकी थी। और तब हमारा थियो उसकी तरफ देखता है और कहता है ये सच नहीं है ना भाई? और तब हमारा प्रिंस वो शर्माते हुए कहता है ये बात सच में है, रिलेशनशिप से कंपैरिजन करे तो बहुत अजीब है। और तब हमारा जो थियो था वो कहता है मदर को अगर इस बारे में पता चला ना तो वो आपको बहुत डांटेगी, आप एक प्रिंस हो भाई। और वो कहता है कि बट लेकिन जो वो तो एक कॉमनर है और ऊपर से वो एक लड़का है। और हमारे थियो की बात सुन के हमारा जो हीरो था वो कहता है क्या? और उसको अचानक से याद आता है कि वो एक चीज़ भूल गया कि हमारी हीरोइन वो एक मैन के रूप में डिस्गाइज करके रह रही है। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि बिल्कुल सही, अगर वो ऐसे ऐसे काम करती है और उसको देखकर कौन सोचेगा भला कि वो एक लड़की है। और तब तो थियो उसे कहता है ब्रदर आपकी अलर्टनेस कहाँ गई? आप एक प्रिंस हो, मॉम सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लैक आइड प्रिंस को लेकर और आप ऐसे काम कर रहे हो, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर हमारी माँ को इस बारे में पता चला तो वो उसे चेस करेगी और कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी उसे मारने का। और लेकिन जो में कोई भी खूबी नहीं है और उसने मुझसे फ्रैंकली कह दिया वो तुम्हें मिस कर रहा है। और उसकी बात सुन के हमारे प्रिंस को बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा खुश महसूस करता है और सोचता है कि वो मुझे मिस कर रही है, उसने थियो से ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन जैसा कि थियोडोर ने कहा अगर मॉम को इस रिडिकुलस रूमर के बारे में पता चल गया तो वो ज़रूर जो को उसी वक्त मार डालेगी। और वो कहता है कि ये तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं और जो डेट नहीं कर रहे हैं, इस बारे में दूसरे लोगों से मत कहना। और तब तो थियो खुश हो गया था, कहता बिल्कुल, सिर्फ जो को ऐसा लगा कि वो आपको पसंद करता है ना। और तब वो कहता है लेकिन उसकी बहन ज़रूर बेंजी को डेट कर रही होगी, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और ये बात सुनकर हमारा प्रिंस शॉक था और तभी वहाँ पे हमारा बेंजी भी आ गया था और उसने कहा गुड आफ्टरनून प्रिंस थियोडोर, और लेकिन कौन है जिसके साथ मैं डेट कर रहा हूँ? और तब वो कहता है जोसेफिना, ट्विन सिस्टर ऑफ जो। और इस बात से तो हमारे जो बेंजी और हमारे प्रिंस थे दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और हमारा जो थियो होता है वो कहता है आई गो ड्यूक फिशर का घराना तो जल्दी गिर जाएगा, आखिरकार तुम एक कॉमनर फीमेल के प्यार में पड़ कैसे गए? और हमारा बेंजी तो पूरा शौक था और वो नीचे ही गिर जाता है। और तब वो सोचता है आपको इस बारे में नहीं पता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा थियो कहता है क्यों जोसेफिना और बेंजी क्यों डेट कर रहे हैं? और तब तो हम देखते हैं वो कहता है लेकिन जो ने कहा कि तुम्हारी बहन मतलब
उसकी बहन और बहन जी दोनों ही डेट कर रहे हैं। और तब तो हमारी हीरोइन ने कहा था थियो तुम इस बारे में दूसरे लोगों से मत बताना, लेकिन हमारे थियो ने तो बता दिया था इन दोनों को। और तब हमारा काइल वो पूरा शॉक होते हुए कहता है जो ने ऐसा बोला, और वो कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। लेकिन हमारा थियो कहता है लेकिन जो ने तो कहा कि जोसेफिना और बेंजी डेट कर रहे हैं और जो तुम्हें डेट कर रहा है। और बेंजी इस बात से शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या जो योर हाइनेस को डेट कर रहा है। और उन दोनों के ऐसे रिएक्शन को देखकर हमारा थियो शॉक हो जाता है, वो कहता है आखिरकार तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। हाँ। और तब तो हम देखते हैं कि हमारे प्रिंस काइल और बेंजी दोनों के दोनों शॉक थे। और कुछ इन शॉर्ट में हमारा थियो कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों को जो को कुछ शब्दों में डांटना चाहिए, ऐसा लगता है उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और तब थियो वो कहता है उसने कहा कि मैं क्यूट हूँ और उसने मुझे बार बार गले लगाया। और इस बात से हमारा प्रिंस शॉक कहता है क्या। और तब हमारा थियो वो खुश होते कहता है ऐसा लगता है जो को नहीं पता कि मैं एक प्रिंस हूँ और मुझे वो अच्छा पर्सन लगता है और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं सच में अपसेट नहीं हूँ। और हालांकि उसकी बात सुन के हमारा प्रिंस थोड़ा निराश हो गया था। वो सोचता है इसका मतलब जब मैं यहाँ पर नहीं था तब वो थियोडोर के साथ दोस्त बन गई और अभी तो सिर्फ कुछ थोड़ा सा ही टाइम बीता है। और अगर ऐसी बात है तो तब तो वो हमारी हीरोइन को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा था। और तब हमारा थियो वो कहता है कि पहली बार जब किसी ने मुझे इस तरीके से हक किया है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं कभी कभी थोड़ा सा झुंझलाहट महसूस करता हूँ, लेकिन जो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और वो कहता है तुम्हें भी जो को अपने को बच्चे की तरह ट्रीट करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा ना भाई। और तब वो सोचता है क्या हो गया। और हम देखते हैं कि हमारा प्रिंस पूरा शॉक में था और वो कहता है भाई क्या हो गया। और तब हमारा प्रिंस वो मुस्कुराते कहता है लेकिन जो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है थियोडोर, मैं उसको डेट जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में। और इस बात से तो हमारा थियो पूरा शॉक। और वो कहता है हैं। और तब हमारा प्रिंस वो शेखी पकड़ते कहता है हाँ मैं जो को डेट कर रहा हूँ और जो और तुम तो सिर्फ एक फ्रेंड्स हो। ओ भाई जेलसी, अपने भाई छोटे भाई से जेलसी। और तब हमारा प्रिंस बड़ी इविल वे में कहता है आखिरकार हम इन दोनों बातों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और तब वहाँ पे बिल्कुल अजीब से जानती थियो और बेंजी दोनों कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और फिर थियो कहता है लेकिन आपने अभी क्या कहा, आपने तो कहा था कि आप जो को डेट नहीं कर रहे। तब हमारा प्रिंस वो कहता है मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जो को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम्हें क्लियरली पता है कि हमारी माँ कैसी है जो के बारे में। और तब बेंजी वो कहता है योर हाइनेस काइल, क्या आपको जो मिसेस हेस्टियन ने लेडीशिप के लिए वाइन और सिल्क दिया था वो लेकर आना चाहिए मुझे, मैं उसे लेकर आऊँ। और तभी थियो कहता है और तब बेंजी वो कहता है हाँ मैं लेकर आऊँ। तो हमारा हीरो कहता है कि बिल्कुल जाओ लेकर आओ बेंजी। और वो कहता थियो बेंजी जोसेफिना तुम्हें ढूंढ रही है। इस बात से तो हमारा बेंजी शॉक हो जाता है। और तब हमारा बेंजी कहता है मुझे, तब हमारा थियो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है उसने कहा कि तुम्हें उससे रात में मिलने के लिए ज़रूर से ज़रूर आना होगा। और इस बात से हमारे बेंजी और प्रिंस दोनों शॉक हो जाते हैं। और हमारा प्रिंस वो कहता है और मेरे बारे में क्या। तब तो हमारा थियो वो कहता है आपने कहा कि आप माँ से मिलने जा रहे हैं तो जाइए ना। और तब तो हमारा प्रिंस बड़ी गुस्से में बेंजी के पीछे आता कहता है नहीं तुम रात में उससे मिलने के लिए जाओगे। और हमारे हीरो की बात सुन के हमारा बेंजी तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि हमारे थियो वो कहता है कि आपके पास तो हेस्टिया से वापस आने के बाद बहुत सारा करने के लिए काम होगा, लेकिन आप जोसेफिना से क्यों मिलना चाहते हैं, आप तो जो से डेट कर रहे हो ना। और तब तो हमारा थियो की बात सुन के हमारा प्रिंस पूरा गुस्से में आ गया था। वो बेंजी से कहता है तुम उससे रात में मिलोगे। और हमारा बेंजी पूरा घबराया हुआ था। और तब हमारा जो हीरो था वो कहता है बिल्कुल मुझे बहुत सारा काम करना है तो मैं जा रहा हूँ। और हमारा बेंजी पूरा घबरा के रोने लग गया था। और तब थियो उन दोनों को ऐसे करते हुए देख रहा था। और तभी वो कहता है बाय द वे ब्रो, मुझे थियो मतलब मुझे जो रोज़ का रोज़ हक करता है, मैं हर टाइम जब वहाँ जाता हूँ तो उसे मुझे हक करना बहुत पसंद है। और इस बात से हमारा प्रिंस वहीं पर रुक जाता है। और हमारे प्रिंस और बेंजी दोनों के दोनों उसको टर्न होकर देखते हैं और दोनों के दोनों ही पूरा उससे ईर्ष्या कर रहे थे। दोनों के दोनों को जलन हो रही थी हमारे जो के ऐसा करने से। और तब हमारा थियो वो कहता है उसने कहा कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ और वो मुझे हर रोज़ गाल पे किस करती है और वो हर रोज़ मेरे बालों पर सहलाती है। और उसकी बात सुन के हमारा प्रिंस पूरा गुस्से में आ गया था। वो कहता है जो मुझे हर रोज़ कन्फेस करता है। और वो कहता है जो और तो हम देखते हैं कि हमारा बेंची वो कहता है योर हाइनेस हमारे जाने का टाइम हो गया है। लेकिन हमारा प्रिंस वो जोर चिल्लाते हुए कहता है जो वो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे हर जगह अपने पॉकेट में रख के घूमना चाहता है। और इस बात से हमारा बेंची पूरा शॉक था और पूरा पत्थर का बन गया था। वो कहता है अब कोई तो मुझे इस जगह से बाहर निकालो प्लीज़। और हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कमेंट प्लीज़।